तो स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग इसमें जो देखेंगे वो क्लास 10वीं, ठीक है, क्लास 10वीं का जो मॉडल पेपर रिलीज़ किया गया उसका लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, मतलब कि जो आंसर टाइप क्वेश्चन है, लिखने वाला क्वेश्चन है, उसको देखेंगे। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं इसमें। तो पहले हम लोग देखते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन को देखने से पहले अगर चैनल के ऊपर आप नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसीलिए आप इसको क्लियर कर लीजिएगा। और जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आपके स्कूल में ये सॉल्यूशन करने के लिए आपको दिया जाएगा। गिरमिटिया मजदूर कौन होता है? तो गिरमिटिया मजदूर आप जानते हैं कि एक जो है समझौते के साथ कार्य करता है, उसको गिरमिटिया मजदूर कहते हैं। आप इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हैं। गिरमिटिया मजदूर एक तरह के कछुआ मजदूर होते हैं जो एक समझौते द्वारा मालिक रखता है और काम करता है, जिसके एक निश्चित समय के लिए रखा जाता है उसको, और ये काम किसी दूसरे देश में भी लागू हो सकता है या काम के लिए लागू होता है। इसी को गिरमिटिया मजदूर कहते हैं। बहुउद्देशीय नदी परियोजना के से होने के कोई दो हानियाँ लिखना है। तो बहुउद्देशीय परियोजना से होने से कोई दो हानियाँ निम्न इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि नदी के प्राकृतिक बहाव में बाधा पड़ सकता है, ठीक है। जब बहुउद्देशीय परियोजना हो जाएगा, बनाइएगा, तो बहुउद्देशीय नदी परियोजना मतलब कि बहुउद्देशीय उद्देश्य के लिए जो नदी के ऊपर एक परियोजना कार्य किया जाता है उसी को बहुउद्देशीय नदी परियोजना कहते हैं। और इससे हानियाँ इस प्रकार से होगा कि नदी के बहाव, जो नदी जो प्राकृतिक रूप से बह रहा है उसको कंट्रोल में आप करते रहे हैं। और दूसरा हो सकता है कि बाढ़ के मैदान में जलाशय जम जाएगा। अगर उसके ऊपर बांध आप बना दीजिएगा, पानी को रोकिएगा, तो क्या होगा कि बाढ़ वाले खेत जहाँ पर मतलब कि घास फूस चरने वाले जानवर या खेती बाड़ी वाले जगह पे क्या होगा, पानी जम जाएगा, वहाँ की ज़मीन डूब जाएगी, वहाँ के वनस्पति नष्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये हानियाँ होगा। और तीसरा है कि बांध के कारण वहाँ के स्थानीय निवासियों को की आजीविका के ऊपर निर्भर जो आजीविका जो है उसके ऊपर थोड़ा सा समस्या उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप आंसर लिख लीजिएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिज क्या है? व्हाट इज खनिज, ठीक है। तो खनिज क्या है? तो खनिज प्राकृतिक रासायनिक यौगिक है। जो खनिज है वो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक यौगिक है। आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि धरती के भूगर्भ से निकलने वाले लोह, एल्युमिनियम, सोडियम, ETC, ये सभी प्रकार के जो भी प्रकार के धरती के गर्भ से निकलता है उसको हम लोग खनिज के रूप में कहते हैं, ठीक है। इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं कि खनिज प्राकृतिक रासायनिक यौगिक है। इनमें संघटक और संरचना स्वरूप में समानता पाई जाती है। ये सेलों और अयस्कों के अवयव हैं। इनकी उत्पत्ति भूगर्भ में हो रही विभिन्न भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के द्वारा हुई है, ठीक है। इस प्रकार से इसका आंसर आप लोग लिख दीजिएगा। सांप्रदायिकता क्या है? सांप्रदायिकता क्या है? तो सांप्रदायिकता का अर्थ है कि दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अपने धर्म को, सांप्रदायिकता का समझिए क्या है कि अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ समझना, जब और दूसरे धर्म से के प्रति घृणा करना, इसी को सांप्रदायिकता कहते हैं। मतलब सपोज मान लीजिए कि दो लोग हैं, कहता है कि नहीं हमारा धर्म बेस्ट है, वो कहेगा मेरा धर्म बेस्ट है, दोनों के बीच में झगड़ा होता है, तकरार होता है, इसी को सांप्रदायिकता कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है। देखिए हम जो ये प्रश्न बता रहे हैं, ये जो सॉल्यूशन करवा रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। आप अगर परीक्षा में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो इसका सॉल्यूशन आपको करना होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ नारीवादी आंदोलन से क्या समझते हैं? तो नारीवादी आंदोलन से यहाँ पे दिया हुआ है कि समाज के वे लोग जो महिलाओं और पुरुषों के समान अधिकार एवं अवसरों में विश्वास रखते हैं उसे नारीवादी कहते हैं। मतलब पहले लोग क्या होते थे? पहले लोग होते थे कि पहले वाले लोग जो होते थे कि जो महिला है वो घर में रहेगी, घर का कार्य करेगी, चूल्हा फूकेगी और बस गोबर गोइठा करेगी। लेकिन अब वाले लोग हैं वो समझते हैं कि नहीं, महिला और पुरुष दोनों समान है। जो कार्य महिला कर सकते हैं वो पुरुष भी कर सकता है, जो कार्य पुरुष करते हैं वो महिला कर सकती है। महिला अगर पुरुष जॉब कर रहा है तो महिला भी जॉब कर सकती है। महिला पुरुष अगर ऑफिस जा रहा है तो महिला भी ऑफिस जाएगी, पुरुष गाड़ी चला रही है तो महिला भी गाड़ी चलाएगी। इसी को नारीवाद कहते हैं, ठीक है। साक्षरता दर को परिभाषित कीजिए। साक्षरता दर किसको कहते हैं? तो साक्षरता दर कहते हैं कि 7 वर्ष और इससे अधिक आयु के लोग में साक्षर जनसंख्या के अनुपात को साक्षरता दर कहते हैं। मतलब कह रहा है कि मान लो यहाँ पे कि आपके पास 100 स्टूडेंट बैठा हुआ है, या मतलब कि स्टूडेंट नहीं कह सकते, कि आपके एक गांव है, इस गांव में आपके पास 100 व्यक्ति है। 100 व्यक्ति में से क्या है कि 20 व्यक्ति या 50 व्यक्ति ही आपका पढ़ा हुआ है, 50 व्यक्ति पढ़ा हुआ। साक्षरता दर कितना हो गया? तो 50% हो गया, ठीक है।
मान लो कि अगर यहाँ पे 20 व्यक्ति पढ़ा हुआ है तो 20% हो गया। ठीक है, इस प्रकार से साक्षरता दर आप लोग ज्ञात कर सकते हैं और बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अति लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन कि विश्व व्यापार संगठन WTO के किन्हीं 2 कार्यों को लिखिए। तो विश्व व्यापार संगठन WTO के किन्हीं 2 कार्य को लिखने के लिए कहता है। तो इस पर निम्न है। पहला, विश्व व्यापार संगठन को बढ़ावा देना। WTO का कार्य है कि विश्व संगठन जो है, व्यापार संगठन, उसको बढ़ावा देना है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु नियमों को निर्धारित कर उसे लागू करना है। अलग अलग कानून बनाकर जिस प्रकार से, जिस सिचुएशन के अनुसार आपको ज़रूरत है उस प्रकार का ये कानून बनाकर उसको लागू करना। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विस्तार करना और यहाँ पे एक मंच प्रदान करना। ठीक है, एक मंच प्रदान करना, ये WTO विश्व व्यापार संगठन का कार्य है। ठीक है, इस प्रकार से आंसर आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो प्रश्न लिखेंगे जिसका आंसर वो 150 शब्दों में होना चाहिए। कितना में? 150 शब्दों में होना चाहिए। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त नोट लिखिए। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड इस प्रकार से लिख सकते हैं कि रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी और सत्यपाल किचलू गिरफ्तार हो चुके थे। मतलब कि रॉलेट एक्ट के विरोध में क्या हुआ कि महात्मा गांधी और सत्यपाल किचलू जो है वो गिरफ्तार हो चुके थे। तो और अमृतसर में मार्शल लॉ लागू कर दिया था। और अमृतसर में क्या लागू किया गया था? मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी पर्व था। 13 अप्रैल 1919 में एक बैसाखी पर्व है। उस समय अमृतसर के जालियांवाला बाग में मेला का आयोजन किया गया और उसी बैसाखी पर्व में एक मेला का आयोजन किया गया जालियांवाला बाग में। और अमृतसर के सैनिक प्रशासन जनरल डायर ने इन सभा को अवैध घोषित कर दिया और जहाँ पे लोग जमा हुए इस सभा को उसने क्या किया? अवैध बता दिया कि ये गलत है। काफ़ी लोग तो सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून का विरोध करने के लिए भी एकत्रित हुए थे और बहुत सारे लोग जो सरकार के द्वारा दमनकारी कानून बनाया गया था इसके विरोध करने के लिए जमा हुआ था। ठीक है, और फिर तब तक जनरल डायर को चारों ओर से घेर कर तो क्या हुआ कि एकत्रित हुए थे। और तब जनरल डायर ने चारों ओर से, जो अगर उस मेला में जालियांवाला बाग में जो इकट्ठा हुए थे वहाँ पे चारों तरफ से घेर लिया और चारों तरफ से घेरने के बाद गोलियां चलाने का आदेश दे दिया और चारों तरफ से गोलियां चलने लगी। चलाने का आदेश दे दिया। इसमें सैकड़ों लोगों की मौत हुई। इसमें 100 लोगों की भी मौत हो गई, हजारों लोगों की मौत हुई, सैकड़ों लोगों की मौत हुई। ठीक है, इस हत्याकांड के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने एक हंटर आयोग स्थापित किया और इस जो कार्य किया गया इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने एक हंटर आयोग स्थापित किया और उस आयोग की रिपोर्ट के बाद जनरल डायर को सम्मानित किया गया। ठीक है, जनरल डायर ने क्या सभी को मारा भी और उसे सम्मानित भी किया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। इससे महात्मा गांधी असहाय हो गए और ये कहानी देखकर, ये बात को सुनकर महात्मा गांधी असहाय हो गए और उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाने का निश्चय किया। और जालियांवाला बाग हत्याकांड भारत के इतिहास में के सबसे दर्दनाक घटना थी। इससे पूर्व भारत में रोष, जब ये पूरे भारत में ये बात सुना कि भारतीयों को एक बाग में इकट्ठा किया गया, जमा हुआ था, वहाँ पे गोलियां चलाकर मार दिया गया, ये बात सुनने के बाद पूरे भारत में रोष, पूरे भारत में जोश, पूरे भारत में गुस्सा जाग उठा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन वुड्स समझौता का क्या अर्थ है? तो ब्रिटेन वुड्स समझौता का क्या अर्थ है, इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप इस प्रकार से ब्रिटेन वुड्स समझौता आप इस प्रकार से लिख सकते हैं इसका आंसर कि ब्रिटेन वुड्स समझौता जो है, ठीक है, ब्रिटेन वुड्स समझौता जो है वो युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के फ्रेमवर्क का समझौता है जो जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में हुआ। युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता तथा पूर्ण रोजगार बनाए रखना था। सदस्य देशों के
विदेश व्यापार से लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। तो क्या कहता है कि ब्रिटेन वुड्स समझौता क्या है, तो जब यहाँ पे युद्ध समाप्त हुआ तो युद्ध समाप्ति के बाद लोगों की हालत ख़राब हो गई। लोगों की हालत ख़राब हो गई तो क्या हुआ कि सभी देश एक जगह पे इकट्ठा हुए, जहाँ पे इकट्ठा हुए और वहाँ पे बताया गया है कि अगर इस युद्धोत्तर से फिर अगर आप उबरना चाहते हैं तो उबरने के लिए आपको एक बैंक का स्थापना करना पड़ेगा, जिसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते ये स्थापित किया गया। ठीक है, और इंतजाम किया गया, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विश्व बैंक संगठन किया गया और एक संगठन बनाया गया, विश्व बैंक का संगठन आपको पहले बोले ये बनाया गया और यहीं से आप चारों तरफ से कंट्रोल या फिर कहते हैं कि सब कुछ देना स्टार्ट किया था। इस प्रकार से आप चाहे तो इसका आंसर लिख सकते हैं साथियों। ठीक है, यथासंभव जहाँ तक हो पाए अपने शब्दों में आंसर लिखने का प्रयास करें। तो क्वेश्चन आप लोग देखिए यहाँ पे 41वां नंबर कि भारत में लौह अयस्क के किन्हीं 3 वितरक क्षेत्रों के नाम लिखना है। तो भारत में संसार के लगभग 20% लौह अयस्क भंडार है। भारत में लौह अयस्क का खनन मुख्यतः छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, गोवा और कर्नाटक राज्यों में होता है। इन राज्यों में कुल उत्पादन का 95% देता है। ठीक है, देश के प्रमुख लौह उत्पादक क्षेत्रक इस प्रकार से है। पहला छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में क्या होता है कि इस राज्य में अधिकांश लोहा हेमेटाइट किस्म का है, जहां यहाँ के दुर्ग, बस्तर और दांतेवाड़ा जिले में लोहा उत्पादन किया जाता है। बस्तर जिले में देखिए, बस्तर जिले में बेलाडीला, रावघाट प्रमुख लोहा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है छत्तीसगढ़ के अंडर में। अब देखिए दूसरा नंबर पे है झारखंड। तो झारखंड यहाँ के पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम जिले के लौह अयस्क निकाला जाता है। तो कहता है पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम जिला जो है वहाँ पे लौह अयस्क निकाला जाता है और यहाँ के प्रमुख क्षेत्र जो है गुआ और नोवामुंडी, जो MCQ प्रश्न में दिया हुआ है ये गुआ और नोवामुंडी। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है, तो गुआ और नोवामुंडी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर आप लोग लिख सकते हैं। 2 ही पूछा है या 3 पूछा, 3 पूछा तो उड़ीसा वाला भी लिख दीजिए, 4 पूछा तो कर्नाटक वाला भी लिख दीजिए और 5 पूछा तो गोवा वाला भी लिख दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से आंसर आप लोग लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की किन्हीं 2 चुनौतियों की चर्चा करना है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था की किन्हीं 2 चुनौतियाँ इस प्रकार से है। पहला अशिक्षित जनता कभी भी एक सशक्त लोकतंत्र बनाने में योगदान नहीं दे सकता। यह समस्या देश के साथ आज़ादी के समय से है। ठीक है, अगर आप एक अच्छा लोकतंत्र बनाना चाहते हैं तो अनपढ़ लोग कभी नहीं बनाने देगा और नहीं बना पा सकते हैं, सशक्त लोकतंत्र नहीं बना सकते हैं। दूसरा पॉइंट है बढ़ती गरीबी की समस्या लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौतियाँ हैं। आर्थिक विकास के लिए यह जरूरी है कि देश कि जनता के बीच अमीरी और गरीबी की खाई कम से कम हो। ठीक है, तभी आप अच्छे लोकतंत्र की व्यवस्था कर सकते हैं। अगर अच्छे लोकतंत्र बनना चाहते हैं तो देश के अमीर लोग और गरीब लोग, ठीक है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस हो वो बहुत कम हो। ठीक है, इस प्रकार से लोकतंत्र की जो चुनौतियां हैं वो ऐसा है। और तीसरा कहे तो सांप्रदायिकता, चौथा कहे तो और भी इसमें दिया हुआ है, सभी पॉइंट को आप लोग जातिवाद, इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन 44 आप देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है क्वेश्चन 44 दिया हुआ है कि बहुदलीय व्यवस्था पर संक्षेप में लिखें। तो बहुदलीय व्यवस्था क्या है समझिए। सबसे पहले, जब किसी देश में अनेक दल सत्ता प्राप्ति की होड़ में हो और 2 दलों से अधिक दल अपने दम पर या दूसरे दलों से संगठन कर सत्ता में आने का अवसर तलाशते हैं, तो उसे ऐसी व्यवस्था को बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। अभी बहुदलीय व्यवस्था कह सकते हैं तो इंडिया गठबंधन जो है वो बहुदलीय व्यवस्था कहलाएगी। ठीक है, क्योंकि वो सत्ता में आने के लिए, इसने क्या बोला, बहुदलीय व्यवस्था किसको कहते हैं कि अगर उसको सत्ता में आना है तो बहुत सारे दल मिलकर एक अलग दल बनाएगा, उसी को बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। तो ये सत्ता में आने के लिए सभी दल मिल गए हैं और मिलने के बाद उस सत्ता में आना चाहता है, उसी को बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो और भी क्वेश्चन बच गया क्योंकि 44 प्रश्न ही हम लोग देखे और क्वेश्चन 52 है।
तो नेक्स्ट ये वीडियो देखिए बहुत लंबा होते जा रहा है, तो वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त कर देंगे और जो भी क्वेश्चन बचता है वो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग लेके आएंगे, पार्ट नंबर 2 में। ठीक है, पार्ट 2 में होने वाला है। तो चलिए पार्ट 2 आपका आएगा नेक्स्ट डे। तब तक आप इतना तक क्लियर कर लीजिए। और साथियों, अगर अभी तक आपको ये मदद कर रहा होगा तो क्या करना है, आप वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। देखिए हम मेहनत कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा हमारे लिए थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए। चलिए वीडियो को हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए वीडियो लेकर। तब तक आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।